मुंबई अगर आप आते हो तो मुंबई किसी को धोखा नहीं सुनाती है। एक अच्छी अभिनेत्री बनने के लिए किन किन गुणों का होना ज़रूरी है? मुझे लगता है एक अच्छी अभिनेत्री होने के लिए, एक अच्छा क्रिकेटर होने के लिए, एक अच्छा संगीतज्ञ होने के लिए सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ है वो है सबसे अच्छा इंसान होना। जैसे सनी लियोनी फिल्म में क्या करते थे, आप करेंगे जैसे सनी लियोनी कैसे फिल्में? एडल्ट मूवी करते थे? एडल्ट मूवीज़ तो बाद में उन्होंने नहीं, एडल्ट फिल्म किस फिल्म की बात करें आप? पॉर्न फिल्मों की बात कौन करें? फिल्मों की मैं ये बात पॉर्न फिल्में मैं क्यों करूँगी? कर- लोग अक्सर डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, क्या वजह? सर तो आप फिल्म इंडस्ट्री की क्यों बात कर रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं। कास्टिंग काउच होता है फिल्म इंडस्ट्री में? मैं मतलब बताऊँ तो मैं एक्चुअली उससे रूबरू नहीं हुई, थैंक गॉड। तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं। कोई भी आपको कहता है मैं आपको एक दिन में माधुरी दीक्षित बना दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई ऐसा किरदार जो करने की मन में इच्छा रही हो और अभी तक ना कर पाई हो आप? नहीं, अभी तो बहुत सारे किरदार निभाने हैं मुझे। अभी किए हैं मैंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो किए हैं, बट अभी बहुत कुछ करना है। नमस्कार। रॉ एंड रियल में आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड की वो फिल्म स्टार जिनका ताल्लुक लखनऊ से है और बहुत जल्द अमेज़ॉन पे लाल बत्ती वेब सीरीज में दिखाई देंगी। कंचन अवस्थी और लखनऊ लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बचपन लखनऊ में बीता, लेकिन लखनऊ से परवाज भरकर फिल्म नगरी मुंबई पहुंची। संघर्ष शुरू हुआ 2015 में। 2018 में पहली फिल्म आई और उसके बाद लगातार एक के बाद एक शानदार प्रोजेक्ट्स कर रही हैं कंचन अवस्थी। खुद ने संगीत की शिक्षा ली है और शास्त्रीय संगीत को काफ़ी करीब से जानती हैं। कंचन देहरादून हमारे स्टूडियो आई इस पॉडकास्ट के लिए। इसके लिए कंचन आपका बहुत बहुत शुक्रिया देहरादून आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप तहजीब के शहर लखनऊ से ताल्लुक़ रखती हैं जी। और वहाँ से परवाज भर के सपनों की दुनिया मुंबई पहुँची। तो लखनऊ से मुंबई का सफ़र वैसे तो चंद घंटों का है हवाई जहाज़ से, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र लखनऊ से मुंबई जब ले गया तो क्या सपने थे, क्या सोचा था? आई थिंक अभी लखनऊ से मुंबई 2 घंटे हो गया है, लेकिन जब मैं पहली बार गई थी तो मैं ट्रेन से गई थी, मुझे याद है। एंड इट वाज लाइक 24 आवर्स की जर्नी। तो मेरे लिए यस, मैं फर्स्ट टाइम गई थी सर 2013 में। एंड मैंने पहला शो किया था वहाँ, थिएटर शो, एंड इट वाज चंपा की चिट्ठी विद सलीम आरिफ था। तो वो मेरा पहला मुंबई का ट्रिप था। तो तब ऐसे नहीं होता था कि आप फ्लाइट लेके तुरंत पहुंच गए, आपको थोड़ा इतनी फ्लाइट्स भी नहीं होती थी, आई थिंक 10 साल पहले, 12 साल पहले। तो वो मेरा पहला ट्रेन का सफ़र था। ट्रेन से मैं गई थी पुष्पक से, मुझे याद है। एंड पहला शो था चंपा की चिट्ठी, थिएटर शो। तो वो मैंने किया था एंड उसके बाद फिर वापस लखनऊ आ गई थी। एंड फिर धीरे धीरे वो होता है ना, धीरे धीरे थिएटर मन में था कहीं, बट मुझे पता था कि मेरे घर वाले जाने नहीं देंगे। तो मैं हमेशा पापा को कहती थी कि जाना है, मुंबई जाना है। और मेरे लिए शायद मेरे सपनों से, मेरे ड्रीम से बड़ा मेरा था लखनऊ से मुंबई आना। क्योंकि किसी के लिए होता है मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरे लिए था मुझे मुंबई जाना है। क्योंकि उस टाइम पे जो मैं बात कर रही हूँ 2014 2013 की, तब इतने सारे वेब सीरीज नहीं थे, इतने OTT चैनल्स नहीं थे। और शायद मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ एकदम ब्राह्मण परिवार की बेटी, तो मेरे घर में कोई भी सपोर्टिव नहीं था एक्सेप्ट माय फादर। तो ही वॉज लाइक कि तुम क्या चाहती हो वो बताओ। तो मुझे लगता है मेरे 2-4 साल तो मनाने में निकल गए। तो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा सपना वो था, लखनऊ से मुंबई तक का सफर। फिर तो धीरे धीरे। अच्छा कंचन, जैसे देखा जाता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो सिर्फ ग्लैमर देखकर मुंबई का रुख करती हैं। उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या टैलेंट नहीं है, इसकी तरफ उनका मंथन नहीं होता है। तो जब आपके मन में विचार आया
कि आप शास्त्रीय संगीत की तरफ आपका रुख हुआ, तो बचपन से आप क्या बनना चाहती थी और शास्त्रीय संगीत की तरफ झुकाव कैसे हुआ? एक्चुअली बचपन से तो मतलब मैंने 12th साइंस से किया, उसके बाद मैंने BCA किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। फादर ने बोला कि तुम्हें संगीत ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा परिवार पूरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड है। मेरी सिस्टर ने PhD किया हुआ है एंड मास्टर ऑफ म्यूजिक किया है। तो उसने जो है काफ़ी मतलब 8 साल 10 साल सीखा, म्यूजिक सीखा। एंड भाई अभी भी तबले में PhD कर रहा है। सो हमेशा से ना पूरी फैमिली कोई किसी इंस्ट्रूमेंट में है, कोई संगीत में है। तो मेरे फादर का कहना था कि तुम भी लाइक पढ़ाई के साथ साथ एक एक विधा तुम्हें आनी चाहिए। तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया था भातखंडे शास्त्रीय संगीत में, जो कि लखनऊ में है। तो मैं बहुत तो नहीं जा पाई, मुझे याद है शायद मैंने 1-2 साल गई होगी, और उसके बाद ही मुझे ये थिएटर का शो मिल गया। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे एक्टिंग, अभिनय की शुरुआत हुई, जिसकी मतलब मैं बताऊँ तो मुझे शायद अभी भी मैं कहूँगी अभी सीख ही रही हूँ, अभी तो बहुत शुरुआत है मेरी। बट हाँ, तब तो ऐसे था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड बस शुरुआत हुई वहाँ से अभिनय की, थिएटर से। तो जब आपने एक्टिंग कैरियर को चुना, तो पिताजी का सपना आपने तोड़ दिया, यानी कि वो चाहते थे आप सिंगर बने। नहीं, मैंने सपना नहीं तोड़ा, आप नहीं समझे। हुआ क्या कि जैसे संगीत और मतलब मेरा मानना है, और भी जितने गुणी जन दिग्गज जन हैं, उनका मानना है एक वर्सेटाइल एक्टर के लिए, जो एक परफेक्ट जिसे एक्टर कहते हैं, उसके लिए संगीत की विधा जानना जरूरी है। मतलब अगर मैं अभिनय में हूँ, अगर एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ मैं, तो मुझे संगीत आना मतलब प्लस पॉइंट है। तो इसमें पापा का सपना टूटा नहीं। अच्छा, अभिनय पैदाइशी होता है या सीखा जाता है? देखिए, मुझे लगता है पैदाइशी तो चीज़ें होती हैं, नो डाउट। बट अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो वो फिर और फाइन हो जाता है। मतलब कोई भी फिर वो विधा हो, वो संगीत हो सकता है, अभिनय हो सकता है। तो आई थिंक जन्म से भी होती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आपको और अच्छा एक्टर बनना है और अच्छा सिंगर बनना है, तो आपको रियाज करना पड़ता है, आपको अभिनय के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो मुझे लगता है। किस अदाकार को देखकर अभिनेत्री बनने का शौक लगा? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये मुझसे एक्चुअली कोई नहीं पूछता। मुझे याद है कि मैंने ना श्याम बेनेगल सर की फिल्में देखनी शुरू करी थी, और सभी लोग जानते हैं स्मिता पाटिल जी, उनकी फिल्में मैंने मतलब देख के, उस टाइम पे जब मैं थिएटर कर रही थी 13-14 में, तो मैंने उनकी फिल्में देखनी शुरू करी, अर्थ, मंडी, अंकुर। तो मतलब मैं ऐसी थी कि मतलब क्या है, कितनी अच्छी एक्टर थी वो, कितनी अच्छी। तो शायद उनको देख देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ, मतलब कोशिश कर सकती हूँ। आपको पहली फिल्म कैसे मिली और कौन सी फिल्म थी, और उस फिल्म की परफॉर्मेंस कैसी रही? यस, एंड 13 में अगेन मैं थिएटर के लिए मुंबई पहुंची थी, बाकायदा पापा से परमिशन लेके। तो वहाँ पर एक फिल्म को ऑडिशन चल रहा था। फिल्म का नाम था अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, और ये विक्रम भट्ट सर की फिल्म थी। और मुझे पता चला किसी के थ्रू कि यहाँ पर फिल्म के ऑडिशंस चल रहे हैं, तुम भी एक बार चले जाओ और देख लो अगर होता है तो। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं गई, मैंने ऑडिशन किया, और वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपका ये डॉक्टर, इसमें इंटर्न का रोल है, डॉक्टर हिया शाह उस कैरेक्टर का नेम था, विद के मेनन सर। तो ये आपका हो गया है, आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो वो मेरी पहली फिल्म थी, और जो कि मैंने ऑडिशन किया, मुझे कॉल आया मुंबई से, एंड मैं लखनऊ में थी। फिर वहाँ से मैंने पापा को मनाना शुरू किया, घर पे सबको मनाया। तो मेरे साथ, बिकॉज हम जॉइंट फैमिली हैं, तो हमारे घर में सारे लोग अगेंस्ट थे, नहीं नहीं नहीं, मुंबई नहीं जाना है, मुंबई नहीं जाना है। बट फादर वॉज ठीक है, तुम्हें करना है। तो मैंने कहा मुझे मतलब ऑडिशन से फिल्म मिली है, मैं जाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया था, इवन वो साथ में भी आए थे। तो हमारा कुछ 10 से 15 दिन का शूट था बॉम्बे में, मुंबई में। तो हमने मुंबई शूट किया, वो मेरी पहली फिल्म थी, और वो रिलीज हुई 2015 में विद के मेनन सर। एंड एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि उस के मेनन सर इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने फाइन एक्टर हैं, उनके साथ मुझे मौका मिला पहली बार ही, मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, एक अच्छी अभिनेत्री बनने के लिए
किन किन गुणों का होना ज़रूरी है? क्या पढ़ाई लिखाई होना ज़रूरी है या सिर्फ अच्छा परफॉर्मर होना ज़रूरी है? मुझे लगता है एक अच्छी अभिनेत्री होने के लिए, एक अच्छा क्रिकेटर होने के लिए, एक अच्छा संगीतज्ञ होने के लिए सबसे पहले जो एक ज़रूरी चीज़ है वो है सबसे अच्छा इंसान होना। अगर आप सबसे अच्छे इंसान हैं तो बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि अभिनय ऐसी कला है, ऐसी आर्ट है जो आप अंदर से जीते हो। तो अगर आप अच्छे इंसान ही नहीं हो तो आप अभिनय कर ही नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन पे दिखता है, क्योंकि जो हम आंखों से नहीं देख सकते वो शायद कैमरा हमें देख लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, कुछ भी बनने के लिए मेरे घर में भी मेरे फादर ने भी हमेशा ये सिखाया, बेटा कुछ भी बनना सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना। तो मेरी कोशिश वही रहती है, मैं सबसे पहले अच्छा इंसान बनूं और फिर उसके बाद तो ठीक है, भगवान जहाँ ले जाए। किसी भी लड़की के लिए अपने परिवार से लड़के झगड़ के फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो जब आपने फैसला किया तो आपको क्या क्या दिक्कतें आई लखनऊ से बॉम्बे जाने के बाद? जैसे हम लोग होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से और ब्राह्मण फैमिली से, तो शायद मुझे जो लगता है, जो मेरे पापा कभी बोलते नहीं थे, लेकिन जब मैं मुंबई आ गई हूँ तो उन्हें बहुत सुनने को मिलता था, जो आस पड़ोस के लोग होते थे। जब तक कोई ऐसा सीरियल, ऐसी कोई चीज़ मेरी आई नहीं थी, तब तक वो जैसे ना कभी फादर मुझे बोलते नहीं थे, उन्हें लगता था कि मैं परेशान होंगी, क्यों कुछ ऐसा कहना। तो वो हमेशा लेकिन मुझे पता था, मुझे पता चल जाता था कि जो भी हमारे मोहल्ले के लोग होते थे, हमारी सोसाइटी के लोग होते थे, वो कहीं ना कहीं टॉन्ट करना, ताने कसना कि आपकी तो बेटी गई थी, 2 साल हो गया, क्या हुआ, कुछ भी तो हमने नहीं देखा टीवी में, कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं देख लिया। तो ये मुझे चीज़ें बहुत लगती थी। आई थिंक शुरू में तो लाइक 3-4 साल तो मैंने बहुत सुना, और लेकिन फादर ने मुझे कभी पर्सनली नहीं बोला कि तुम आ जाओ या ऐसे कोई कह रहा है, बट लोग ऐसा कहते थे। तो शायद ये चुनौतियाँ थी, मेरे मन में था कि कुछ ऐसा आ जाए कि लोग देख लें, वो 4 लोग जिनको हम लोग कभी नहीं देखते, बट वो 4 लोग जो हमेशा हमारा पीछा करते हैं, हम सारे ही लोगों का कहीं ना कहीं, कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। तो शायद शुरू के 4-5 साल मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, मुझे बहुत इफेक्ट होता था। इवन मैं घर में बंद करके खुद को 2-3 दिन चुपचाप रह के कि उसने ऐसे कैसे कह दिया, उसने कुछ गलत कैसे बोल दिया मेरे बारे में। शायद एज भी कम थी तो समझ नहीं आता था, और कोई समझाने वाला नहीं था, सबसे बड़ी बात। अच्छा, जब आप दूसरे शहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उस वक्त भूखे भेड़िए बहुत होते हैं, तो उन भेड़ियों से अपने आप को कैसे बचाया? आई थिंक हाँ, मतलब आई थिंक वो हर शहर में ऐसा होता है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी भी अकेले तो मैं कभी इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे फादर का सपोर्ट था हमेशा से, हाँ हमेशा रहा है, तो अकेले कभी मैंने वैसे फील नहीं किया। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत मुझे तकलीफ होती थी कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं, क्या लोगों की बहन बेटियां नहीं हैं। तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता था कि मेरे पापा से कहते हैं, मेरे मॉम से कहते हैं, एंड मेरी मॉम तो कभी कभी हाइपर भी हो जाती थी, फ़ोन करके कहते हैं तुम्हारे पापा को कितना सुनना पड़ रहा है। लेकिन पापा कभी नहीं कहते थे, बिकॉज उनसे ज़्यादा तो प्यार मुझे किसी ने किया ही नहीं है अभी तक जीवन में। तो मॉम कभी कभी हाइपर हो जाती थी, तो मुझे लगता था कि ये लोग कितना मेरे लिए टॉलरेट कर रहे हैं। पर शहर की बात कहूँ तो मुंबई शहर बहुत अच्छा है, नो डाउट। वो जो आप फील करते हो, आप अकेले स्टैंड करते हो, आज मैं जहाँ हूँ वो मुंबई शहर की ही देन है। अगर मैं उस वक्त खुद को इतना नहीं संभालती या खुद इतने स्ट्रगल जो भी मैंने किए हैं नहीं करती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। शुरू में डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, और शुरू में एक्चुअली कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब आप कुछ हो जाते हो तो सब लोग सपोर्ट करते हैं, फिर सारी फैमिली साथ हो जाती है। एंड उसके बाद आई टोल्ड यू ना कि फिल्म रिलीज हुई है अराउंड 2015 में। पापा ने सबको भेजा घर पे कि आप लोग जाओ थिएटर में देख के आओ फिल्म। वो थिएटर में रिलीज हुई थी, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस। उसमें मेरा एक इंटर्न का रोल था विद के मेनन सर, विद तिस्का चोपड़ा मैम, तो काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स थे और मुझे स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला।
मॉम भाई के साथ गई थिएटर में देखने, तो उनको थोड़ी सी हाँ तसल्ली आई कि हाँ बेटी ने कुछ किया है। तो अच्छा, फिल्मों के नाम पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जी। बहुत सारे ठग मार्केट में आ चुके हैं हम्म, और फिल्म प्रोड्यूसर बनकर वो नई नई बच्चियों का, नई नई लड़कियों का शोषण करने का इरादा जी। अपने जहन में रखते हैं, करते भी हैं। तो क्या मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों का शोषण ना हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था आपने देखी अपने कैरियर के दौरान? नहीं, बट इसमें आप मुंबई को ही नहीं कह सकते हो। अभी चाहे हम इस शहर में हैं देहरादून में, मैं अपने शहर लखनऊ जाती हूँ, या कोई भी शहर हो, वहाँ हर क्षेत्र में, इवन हर क्षेत्र में ठग लोग हैं। तो अब आपको उनसे कैसे बचना है? आपको उनसे ऐसे बचना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है। कोई भी आपको कहता है मैं आपको एक दिन में माधुरी दीक्षित बना दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। मुझे लगा था मैं 2 साल में जाके ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसे कभी नहीं होता है। हर चीज का प्रोसेस होता है, हर चीज अपना टाइम लेती है। संघर्ष और सक्सेस, जी। दो चीजें किसी भी अभिनेत्री या अभिनेता के लिए मायने रखता है। हाँ जी। तो संघर्ष और सक्सेस का फासला हम्म। सालों में नापा जा सकता है, दिनों में, या ये हमेशा चलता है? संघर्ष और सक्सेस, ओके। मुझे ऐसे लगता है कि अब मतलब आप इसको क्या नाम दोगे? अगर मैं अच्छी फिल्में कर रही हूँ और अच्छा अर्न कर रही हूँ, अच्छे से बॉम्बे में, मुंबई में रह रही हूँ अपने घर में, तो मुझे लगता है कोई इसे संघर्ष कह सकता है, कोई इसे अच्छी लाइफ कह सकता है। फॉर मी ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपने आप में सक्सेस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही सवाल पे बोला कि मेरा लखनऊ से मुंबई आना अपने आप में एक सफलता की सीढ़ी थी वो, तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मुझे इतना कुछ मिल रहा है, अभी मैंने देखते देखते इतने सीरियल्स कर लिए हैं, या जो भी किया, मुझे जो लगता है मेरे लिए इसलिए बड़ी बात है क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। अच्छा, पर्दे पे जो लोग हमें कामयाब दिखते हैं कि कोई हीरोइन बहुत कामयाब है, हीरो बहुत कामयाब है, तो कामयाबी का पैमाना बैंक बैलेंस से होता है, लिविंग स्टाइल से, या उनके ऊपर जो काम का जो बोझ होता है, जी। किससे हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं सक्सेस का पैमाना? आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, जिनका बैंक बैलेंस एकदम ओवरफ्लो हो रहा है लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर दिन शूट कर रहे हैं लेकिन वो भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक जो कामयाब एक्टर, कामयाब अभिनेत्री, अभिनेता, जिसकी भी बात करें, वो अगर दिल से संतुष्ट नहीं है ना, तो वो कभी संतुष्ट नहीं है। तो वो संतुष्टि कैसे मिलती है? वो संतुष्टि सबकी अलग अलग परिभाषित होती है। किसी का पैसे से है, किसी का काम से है, किसी का कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, बस मैं संतुष्ट हो गया। तो ये डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन। अरे, ग्लैमर की दुनिया में अक्सर बहुत से केस सुनने को मिलते हैं कि फला हीरोइन की लाश 1 हफ्ते बाद मिली, फला हीरो इतने दिन से बीमार था। जी। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग अक्सर डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, क्या वजह होती है? सर, तो आप फिल्म इंडस्ट्री की क्यों बात कर रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर की बात करो, चलो अपने देश की बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, रहते ही हैं। अगर इंजीनियरिंग में जाएं, आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, तो उसको हम इससे कनेक्ट नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन है दुनिया में, लोग उसके शिकार भी हैं, लेकिन हम फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे देखते हैं जैसे कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री इससे प्रभावित है। एक्चुअली सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री इससे प्रभावित नहीं है, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया है, ग्लैमर है, और कहते हैं चकाचौंध की दुनिया है, तो शायद इसकी खबरें ज्यादा जल्दी मार्केट में आ जाती हैं। बाकी और जो खबर है, न्यूज़ है, थोड़ा देर से आती है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो नई लड़की है या नया लड़का है जो एक्टर के तौर पे अपना कैरियर बनाना चाहता है, जी। जब मुंबई जाएगा तो उसे वहां सरवाइव करने के लिए लगभग कितना पैसा उसकी जेब में होना चाहिए, या कितने दिन में उसे सक्सेस मिल सकती है? इसका कोई पैमाना नहीं है सर। ये एक ऐसी जॉब है, आई थिंक थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल जॉब है, क्योंकि इसमें कुछ भी तय नहीं है। हो सकता है आपको 1 साल में ही बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, आप हिट हो जाए, हो सकता है आपको 10 साल भी लग जाए।
तो इसका कोई पैमाना नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपको काम जरूर मिलता है बॉम्बे। मुंबई अगर आप आते हो तो मुंबई किसी को भूखा नहीं सुलाती है। काम मिलता कैसे? काम मिलता कैसे? काम आपके टैलेंट से मिलता है। नहीं, आप डोर टू डोर जाके तो टैलेंट नहीं दिखाएंगे ना। नहीं, जब कोई मान लीजिए एक बंदा एक्सपर्ट है या लड़की है एक्सपर्ट है, अच्छे परफॉर्मर है, जी, तो उन्हें नोक तो करना होगा। नोक करने के लिए उन्हें क्या तरीका अपनाना चाहिए कि उन्हें सक्सेस राइट वे से मिले? सर मैंने कहा ना, जैसे इसका कोई पैमाना नहीं है कि आप यहाँ नॉक करोगे तो आप कल सक्सेसफुल हो जाओगे या यहाँ नॉक करोगे तो हो जाओगे। ऐसा कोई भी कोई भी पैरामीटर नहीं है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अगर आप में टैलेंट है, तो अगर आप जाते हो, ऑडिशन करते हो, जिसके बहुत सारे ऑफिसेज हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं हमारे यहाँ जो कि आपको कास्ट करते हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आप सक्सेसफुल होते ही हो। जब जाएंगे कास्टिंग डायरेक्टर के पास में, बहुत सारी कंपनी भी हैं, जी, तो जाहिर बात है नॉर्मल दुनिया की अगर बात करें तो वहाँ भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है, या और फिल्मी दुनिया में शोषण होता है, कास्टिंग काउच होता है। तो कभी आपको सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे ये ज़रूर सामना करना पड़ा कि अगर आपके शहर में शूट हो रहा है तो आप रहना घर में कर लो। मतलब लाइक आपके पेमेंट में अगर आपका इतना पेमेंट है तो हम 10-20% इतना कट कर लेंगे कि आप घर में रह लो, आपका घर है लखनऊ में। इस तरह की चीज़ें हुई, कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। कास्टिंग काउच होता है फिल्म इंडस्ट्री में? मैं मतलब बताऊं तो मैं एक्चुअली उससे रूबरू नहीं हुई, थैंक गॉड। सो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि आपको काम लेने के लिए जी, काम मिल जाने के बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा? काम मिल जाने के बाद मतलब समझी ये- नहीं मैं। कहीं काम लेने के लिए आपको अपनी इज्जत से समझौता करना पड़ा हो, आप अपनी नजरों में गिर गई हैं कि नहीं, यहाँ मैं क्यों गई, क्यों इससे काम हाँ मांगा? नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ, इवन कई बार हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, पता नहीं, आई थिंक ये मेरी परवरिश कह लें या आप जो भी कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा है मुझ पे। मैं अगर किसी भी ऑफिस में जाती हूँ और मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ रही है, तो फिर वो कितना भी बड़ा ऑफिस हो, मैं नहीं जाती हूँ। ये अच्छा एक इंट्यूशन कह सकते हैं। कभी कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ, कई बार कई ऐसे ऑफिसेस होते हैं जहाँ के वाइब नहीं अच्छे लगते हैं, या ये भी जैसे आपने कहा ना शुरू में कि ठग होते हैं, तो चांस की बात मुझे कई बार वो भी रियलाइज हो जाता है और बाद में मुझे पता चलता है कि हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं ऐसे ऑफिस में गई और ऐसे लगा कि वाइब अच्छे नहीं है, ये नहीं कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैं क्या करती हूँ, और मैं किसी को क्योंकि यहाँ नहीं बैठी हूँ किसी को सही गलत बताने के लिए, मैं जाती हूँ, अच्छे से ग्रीट करती हूँ, उनका सब्जेक्ट सुनती हूँ और थोड़ी देर में जहाँ मुझे 20 मिनट बैठना होता है वहाँ मैं 5 मिनट बैठ के उठ के निकल जाती हूँ। कोई ऐसा हॉरिबल किस्सा आपके साथ हुआ जो हम दर्शकों के साथ साझा करें? नहीं, थैंकफुली ऐसा कुछ भी हॉरिबल नहीं हुआ। हाँ, बस यही था कि मैंने आई थिंक वो बेबी स्टेप्स बोलते हैं, तो मैंने वैसे सीखा है, धीरे धीरे सीखा है और यस आज भी सीख ही रही हूँ, तो यही हुआ है। ये तो मानते हैं लड़कियों का शोषण होता है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। अगर होता है तो कौन जिम्मेदार है? लड़कियां खुद जिम्मेदार है। क्यों? लड़कियों में इतना भगवान जी ने इतना सिक्स सेंस दिया हुआ है कि उन्हें पता होता है कि उनका शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि आप खुद को पहले एक बार समझ लो, जो मुझे लगता है। हो सकता है मेरी बातों से कई लोग मतलब नहीं अग्री करेंगे, बट ठीक है। बट मुझे लगता है अगर कुछ भी ऐसा रॉन्ग होता है, थोड़ा बहुत गलत होता है और उन्हें पता रहता है कि हाँ, अगर यहाँ सही नहीं है तो आप मत करो, मत आगे बढ़ो। अच्छा, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, आपको तो फैमिली का सपोर्ट था, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, मगर वो अति महत्वाकांक्षी होती हैं, ओवर एम्बिशियस होती हैं, घर छोड़कर चली जाती हैं हीरोइन बनने, लेकिन कुछ दिन महीने साल गुजरते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, तो वो गैर कानूनी गलत रास्ता अख्तियार करती हैं।
तो क्या ऐसी लड़कियां आपको टकराई मुंबई में? थैंक गॉड मेरा कुछ ऐसा सर्कल नहीं बना। या कह लें कि जिस तरह से मैंने आपको अपनी जर्नी बताई, तो शायद मुझे कभी मौका नहीं मिला कि इस तरह से मैं सर्कल बनाऊं, लड़कियों का ग्रुप बनाऊं। हाँ, हम लोग शूट पे जाते हैं, हमारा सर्कल बन जाता है ऑटोमेटिकली, बट वो सेट तक ही रहता है। हम सेट पे उठ रहे हैं, जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, हमारे को एक्टर्स, तो हमारा वहीं तक सर्कल रहता है। मुंबई पहुंच के हर इंसान इतना बिजी होता है कि उसे टाइम नहीं होता। फॉर मी शायद मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल है। किसी का भी सर्वाइवल जी। कितना आसान रहता है स्ट्रगलर टाइम में मुंबई जाने के बाद में, और उसे सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आई थिंक मुंबई ऐसा शहर है कि आप वहाँ पे आपके लिए 10 लाख भी कम है और आपके लिए 50,000 भी ओके है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे जीना चाहते हो। मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अगर आप जाओगे बांद्रा में रहोगे, सी फेसिंग में रहोगे, तो आपके लिए 10 लाख 50 लाख भी कम है। अगर आप कहोगे ठीक है अभी मेरी स्टार्टिंग है, मैं 1 BHK नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, तो ठीक है मैं 1 स्टूडियो रूम में रह लेता हूँ, या जो भी है 1 रूम किचन में रह लेता हूँ। तो ये आई थिंक मुंबई का ये प्लस पॉइंट है कि आप कैसे भी सर्वाइव कर सकते हो। मतलब नहीं बहुत पैसे हैं तो ठीक है, अभी आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कल को बड़े घर में रहोगे। लगभग कितने % लोग कामयाब हो पाते हैं मुंबई जाने वाले? आई थिंक ये तो कोई रेशियो नहीं होगा, बट ये ज़रूर है क्योंकि अभी फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम है, इतने OTT चैनल हैं। कई बार लोग राइटर बनने आते हैं और एक्टर बन जाते हैं, कई बार एक्टर बनने आते हैं डायरेक्टर बन जाते हैं। तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं। वही अगेन इसका कोई पैरामीटर नहीं। कई बार होता है लोग कहते नहीं मैं राइटर बनना चाहता हूँ, बट आप देखोगे वो अच्छे अच्छे डायरेक्टर बन चुके हैं। नए लोगों के लिए OTT ने कितना स्कोप पैदा किया? नए लोगों के लिए तो किया ही है, उससे ज़्यादा बड़ी बात अच्छे लोगों के लिए किया है। हम अगर आज OTT चैनल्स देख रहे हैं तो इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आए हैं सामने जिनको शायद हम भूल चुके थे या हमें याद नहीं था। हम कह सकते हैं काफ़ी सारे हमारे लेजेंड एक्टर्स हम बात करें तो, या नए एक्टर्स भी कहेंगे जो अभी कई सारे सीरीज से सामने आए हैं और उनको चांस मिला है, उनको मौका मिला है। तो लाइक बहुत खुशी की बात है कि OTT के आने से इतने लोगों को मौका मिला है। यानी कि फिल्मी दुनिया में जो सपने लेकर लोग जाते थे जी। और उनके सपने टूटते थे, हाँ OTT ने उन्हें सहारा दिया। हाँ 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 हाँ, कह सकते हैं, ये भी सही बात है, कह सकते हैं। जो बड़े पर्दे पे फेल हो गए OTT के सुपरस्टार बन गए, ऐसा भी है? कह सकते हैं, बट आई थिंक वही बात है ना, सुपरस्टार और स्टार ये तो मन की फीलिंग है। अगर आप मन से फील नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं हो। आप इतनी जगह छप के दिख के भी आप नहीं हो अगर आप मन से फील नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आप फिल्म अभिनेत्री या अभिनेता होते हैं जी। तो वो जो आपका चार्जेस होते हैं, हाँ जी। आपके प्रोफेशनल चार्जेस, जी। वो डिसाइड करने का पैमाना क्या होता है? वो डिसाइड करने का पैमाना कुछ नहीं होता है क्योंकि उसे कैसे डिसाइड करेंगे, वो तो हमारा प्रोडक्शन तय करता है। जो हमारी टीम होती है, जो हमें मैनेज करती है, वो तय करती है। आप उस स्थिति में कितने दिन में पहुंच जाते हैं? किस स्टेज पे आप अपनी मन मर्जी की रकम मांग पाते हैं? ऐसा कोई स्टेज नहीं होता है सर। हाँ, बट ये जरूर है कि शायद जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं, पब्लिक आपको लाइक करने लगती है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है आप उस स्टेज पे होते हो। लेकिन उसके बाद भी आपको काम तो करना होता है ना। अभी लोग मुझे बहुत चाहते हो, एक टाइम ऐसा आए कि लोग मुझे बहुत चाहें, बहुत प्यार करें, तो भी मैं घर पे नहीं बैठ सकती, मुझे तो कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। अच्छा, जब कभी ऐसा भी किस्सा होता होगा कि जब आप फील्ड में हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं और लोगों ने आपको इग्नोर कर दिया और आपको लगा कि मैं तो एक बहुत बड़ी हीरोइन, ये तो मुझे जानता ही नहीं, मुझे पहचानता ही नहीं। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मेरी फिल्में रिलीज हुई, भूत वाली लव स्टोरी तो आई वाज लाइक मैं तो हवा में थी, मैं हीरोइन थी फिल्म की। तो मुझे लगा अब तो सब मुझे जान जाएंगे और मेरे बड़े बड़े पोस्टर लग रहे थे। मेरी फिल्म थिएटर में रिलीज हुई एंड गन वाली दुल्हनिया रिलीज हुई, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं इसमें सोलो लीड हूँ। और काफी सारे अच्छे एक्टर्स भी थे फिल्म में, ब्रजेंद्र काला सर और काफी सारे लोग थे। तो मुझे लगा कि अब सारे लोग मुझे जानने लगेंगे। तो वो मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी जो कि शायद सबके साथ होता होगा।
मैं एक दो जगह गई जहाँ 2-3 लोगों ने पूछा मुझसे, जैसे यूट्यूब पे वो देख रहे होंगे या उन्होंने गाने देखे या ट्रेलर देखा फिल्म का, आप ही हो ना ये। मुझे याद है मैं मंदिर गई और मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ था उस दिन, और वो पता नहीं वो पंडित जी या उनके भाई वहां पर बैठे हुए थे, और मैं वहां जाती रहती हूँ, हनुमान जी का मंदिर है मालाड वेस्ट में, मैं जाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा ये आप ही हो ना, आपकी फिल्म रिलीज हुई है। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अरे मतलब मैं तो हिट हो गई यार। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा हाँ मेरी फिल्म है, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन उसके बाद मुझे लगा अब मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी, सब लोग मुझे पहचानेंगे, अब तो मैं हीरोइन बन गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उसके बाद ये जरूर हुआ कि अरे मतलब ऐसे ही था। तो मैंने क्या कहा, ये प्रोसेस होता है। आप फिल्म करते हो, सीरियल करते हो। मैंने जी टीवी का सीरियल किया, अम्मा, शबाना आजमी मैम के साथ स्क्रीन शेयर किया। मतलब आप सोचो उस वक्त मेरा ड्रीम पूरा हो गया था। मैं किसकी फिल्में देख रही थी? श्याम बेनेगल सर की। कौन था उसमें? स्मिता पाटिल जी और शबाना आजमी मैम। तो मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम था, काश मैं इनके मतलब मैम के आसपास भी हो पाऊं। मैंने 2017 में सीरियल किया जी टीवी का, जिसमें मैंने शबाना आजमी मैम के साथ स्क्रीन शेयर किया। तो इट वाज लाइक कि मेरा तो ड्रीम हो गया भाई, मैं तो यही सोच रही थी। फिर उसके बाद मुझे फिल्में मिली, मैंने सोलो लीड फिल्में करी, मुझे लगा आप सब पहचान जाएंगे। फिर वो ऐसे ही हुआ, हाँ 2-4 लोगों ने पहचाना, 2-4 लोगों ने नहीं पहचाना, तो मुझे लगा अरे कोई पहचान ही नहीं रहा है। फिर 2021 में हमने यहाँ शूट किया संजय मिश्रा सर के साथ। तो अब 2025 में मैं चल रही हूँ। मतलब ये प्रोसेस था, मैं तैयार हो रही थी, मैं एक्टर बन रही थी। और नॉन फेस ऐसे एक दिन में नहीं हो जाता है, कोई भी नहीं होता। अच्छा, प्रकाश झा साहब के संपर्क में कैसे आई और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, तो उनके साथ ही डर लगा। मैं शूट पे थी, फ्रॉड सैया के शूट पे। उसमें अरशद वारसी जी थे फिल्म में, और भी काफ़ी एक्टर्स थे। उनकी वाइफ का रोल किया था मैंने। तो लास्ट शूट जो कर रहे थे वो प्रकाश सर कर रहे थे, प्रकाश झा सर। एंड मैं जस्ट सेट पे आई और वो पहली मीटिंग थी मेरी, मैं मिली नहीं थी कभी। 18 में हम शूट कर रहे थे। 17 में मैंने सीरियल किया, 18 में मैं मानखुर्द में शूट कर रही थी, मुंबई में कहीं आउटर। तो मैं वैनिटी से निकली और जैसे होता नहीं, आपका सेट लगा, आपका शॉट लगा, आपका शॉट, असिस्टेंट सारे आते हैं, तो वो मुझे लेके गए, हाँ मेरा कहाँ लगा। तो मैंने जल्दबाजी में क्या किया, कैमरा कहाँ लगा मैंने ध्यान नहीं दिया। कैमरा कहीं गड्ढे में लगा हुआ था, अंदर मिट्टी में। तो मैंने कैमरे को ही नहीं देखा, मैं कहीं और ही देख रही हूँ। मुझे इतनी जोर की डांट पड़ी। वो मुझे पहली मीटिंग याद है सर की। वो पहली ऐसी थी क्योंकि कैमरे वहां पर 3 कैमरे से शूट हो रहा था। एंड मैंने हमेशा किया 2 कैमरे से शूट, मतलब देखा था या अभी तक किया था। फिर जब मैंने 2018 में 3 कैमरे की शूटिंग देखी, देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। आप सेट पे पहुंचे, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कैमरे लगेंगे, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी सर से। बट यस, मुझे फिर उसके बाद हमने लाल बत्ती में भी सर के साथ शूट किया। एंड लाल बत्ती का तो बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था और मैंने काफ़ी कुछ सीखा सर से। इवन हम लोग सेट पे बैठते थे तो मैं सर को पूछती रहती थी, सर ये वाला शॉट कैसे है, सर ये कैसे है। हाँ, जैसे मेरा शॉट खत्म हुआ, नाना सर का चल रहा है, नाना पाटेकर सर का, तो मैं पूछ रही, सर ये वाला शॉट कैसे लगा था, अच्छा इसमें ये लाइटिंग है। तो मुझे फिर मजा आया, अच्छा लगा। वो फर्स्ट मीटिंग तो ऐसी थी, मैं डांट भी खाई कि मतलब तुम्हें कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है। बट यस, उसके बाद अच्छा था। अच्छा, कुतुब मीनार के सेट पर मैंने आपको देखा जी, और मैं ये ऑब्जर्व किया कि आप एक्टिंग से ज्यादा प्रोडक्शन पे ज्यादा तवज्जो दे रही थी। तो क्या भविष्य में प्रोडक्शन में आने का कोई इरादा? नहीं, मैं प्रोडक्शन पे नहीं। एक्चुअली एक अच्छे एक्टर को ना अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो मैं शायद अच्छी ऑब्जर्वर हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को। फिर वो प्रोडक्शन हो चाहे डायरेक्शन हो, मुझे लगता है कि सीखते रहना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो भी सोचती हूँ अच्छा ऐसे है, कौन सा एंगल है, लो एंगल है, टॉप एंगल है। कैमरे के पीछे हूँ तो मैं सोचती रहती हूँ अच्छा कौन सा लेंस लगा हुआ है, कैसे चल रहा है। तो आई थिंक इट्स ऑब्जर्व अच्छा करती हूँ मैं। आपने उत्तराखंड को पहली बार नजदीक से महसूस किया कुतुब मीनार की शूटिंग के दौरान। जी, जब तक आप उत्तराखंड नहीं आई थी, उत्तराखंड को लेकर आपके मन में क्या विचार थे? और जब आपकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई उस वक्त उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, उत्तराखंड के कल्चर के बारे में, उत्तराखंड
खंड के एटमॉस्फेयर के बारे में आपने क्या विचार चेंज किए? मैं सच बताऊं तो यस, मैं जब कुतुब मीनार की शूटिंग पे आई तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी देहरादून, एंड मैं ऐसे थी कि अरे ये जगह मैं क्यों नहीं आई। और अगेन एक और चीज़ बताऊं कि मैं मतलब जितनी जगह अभी तक गई हूँ, शायद 90% चीज़ें मैंने जो घूमी हैं, जो नई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं, बिकॉज ऑफ शूटिंग। क्योंकि पर्सनली हम लोग शायद इतना ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और यस, आप जब शूट करते हो तो आप स्पॉन्सर्ड होते हो, आप सिक्योर होते हो, आपके साथ टीम होती है। तो मुझे लगता है मैंने 90% चीज़ें जो भी घूमी है वो बिकॉज ऑफ शूटिंग घूमी है। और जब फर्स्ट टाइम मैं देहरादून पहुंची तो मुझे यही लग रहा था ये जगह कैसे छूट गई, इतनी सुंदर जगह, देवभूमि बोलते हैं इसे। मैं बहुत खुश थी, सच बताऊं। एंड इवन मेरा तो शूट फिर 4 दिन का शायद बढ़ भी गया था बाद में। एंड मैं एक्चुअली मेरी टीम की बहुत मैंने उनको थैंक्स भी किया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, वरना मैं आ ही नहीं पाती कभी। और वो दिन था, और उसके बाद दिन है कि मैं लगातार आ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छी पॉलिसी लगी। मेरे आज भी हम लोग रेकी के लिए गए हुए थे जस्ट मेरी फ्रेंड के साथ, तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सब्सिडी प्लान और सब दिया हुआ है। इवन यहाँ पर लोकेशंस इतने अच्छे हैं, इतने प्योर लोकेशंस हैं कि आपको कुछ भी सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। तो अच्छा लगा मुझे। एंड इवन अब मुझे लगता है कि बस मैं आती रहूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, नेगेटिव रोल करना चुनौती भरा होता है, कभी किया है नेगेटिव रोल आपने? आई थिंक किया है, मैंने किया है, यस। क्या नेगेटिव रोल था, और उस किरदार को थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगी? नहीं, आई थिंक मुझे मज़ा आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि ऐसे तो सारे रोल में मुझे मज़ा आता है, सारे कैरेक्टर्स करने में। जो नेगेटिव होते हैं ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा खेल सकते हो, यू नो। आप बहुत ज़्यादा खेल सकते हो अपनी आईज से, अपनी हाव भाव से, जो मुझे लगता है। और एक एक्टर के लिए अब ऐसे आप शाहरुख खान साहब को याद करें, उनकी पहली फिल्म या जो भी फिल्म, डर जो फिल्म थी, उसमें उन्होंने नेगेटिव ही किया था। फिर बाद में वो ऐसे, तो मतलब एक्टर अच्छा हो तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। हमारे दर्शकों को कुछ निगेटिव और एग्रेसिव करके दिखाइए कि भाव क्या होते हैं, एक्टिंग के एक्सप्रेशन किस तरीके से चेंज किए जाते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, हिंदी में 9 रस होते हैं, सभी को पता है। वो हमें जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो हमें आनी चाहिए, या हम सीखते हैं धीरे धीरे समय के साथ। श्रृंगार रस, वियोग रस, बहुत सारे रस, वीर रस। तो यही भाव होते हैं, यही इमोशंस होते हैं जो हमें कैमरे के सामने लाना होता है। जब हम कोई प्यार का सीन कर रहे हैं, रोमांस का सीन कर रहे हैं, तो हम श्रृंगार रस में होते हैं। कोई, जैसे मैंने अम्मा सीरियल किया था, उसमें जो एक फ्रीडम फाइटर लेडी का किरदार निभाया था, सरला का, वो वीर रस था। तो हम लोग, मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि इसको किस रस से कनेक्ट करूँ। तो इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव पॉजिटिव, इट्स ऑल अबाउट कि इतने रस हैं, हमें उन रसों में जीना होता है, वो कैरेक्टर्स, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स लानी होती है। कुछ एग्रेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करके दिखाएं हमारे आपको मेरे चेहरे से लगता है मैं एग्रेसिव हो सकती हूँ? मैं इतनी प्यारी सी लड़की कुछ भाव जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को। नहीं, एग्रेसिव जैसा कुछ नहीं है, आई थिंक। कुछ डायलॉग? नहीं, डायलॉग तो मुझे ऑफ कोर्स नहीं ऐसा कुछ याद है, बट यस, जैसे मैंने बताया कि जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो हम रसों के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि थिएटर का मैंने आपको बताया, थिएटर से शुरुआत करी थी, तो हमें वहाँ पर यही सिखाते थे कि कैसे आप अपना टोन चेंज करते हो, कैसे आप धीरे बात करते हो, फिर एकदम से लाउड हो जाते हो, हंसते हो तो कैसे हंसते हो, यू नो। आप बात कर रहे हो, आप गले से बात कर रहे हो, आप पेट से बात, मतलब कहाँ से आवाज बेस में है। तो ये सब की बहुत चीजों की प्रैक्टिस होती है, ये इतना आसान नहीं है, लगता है बहुत आसान है। कॉमेडी कितना आसान है? आई थिंक कॉमेडी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा। किसी को हंसाना, खुद सीरियस होके किसी को हंसाना बहुत डिफिकल्ट है। आप किसी ऐसे कॉमेडियन का जिक्र करना चाहेंगी जिसकी जैसी कॉमेडी करने की? अरशद वारसी सर, हम लोग इवन ऑन कैमरा तो छोड़िए, ऑफ कैमरा होते थे, जब सेट पे होते थे, वो ऐसा आपको मतलब ट्विस्ट देंगे, ऐसी कोई बात कहेंगे कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, उनको हंसी नहीं आएगी। अभी बोलिए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, और इतने, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है।
कोई ऐसा किरदार जो करने की मन में इच्छा रही हो और अभी तक ना कर पाई हो आप? नहीं, अभी तो बहुत सारे किरदार निभाने हैं मुझे। अभी किए हैं मैंने, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो किए हैं, बट अभी बहुत कुछ करना है। अभी तो ऐसे लग रहा है कोई भी ऐसा मतलब ऐसा होता है ना मन का, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। मैं अभी उस जोन में हूँ, मुझे ये भी अच्छे से करना है अभी, क्योंकि होता है ना कुछ टाइम बाद आप स्क्रिप्ट समझने लगते हो कि अच्छा इसमें ये है, इसको हम ऐसे जी सकते हैं, ये कैरेक्टर ऐसे जिएंगे तो ये होगा, फिर आप मैजिकल होती है वो चीजें। अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि वेब सीरीज के अंदर जी। बहुत सारे मेल फीमेल के कुछ सीन ऐसे होते हैं जो गैर जरूरी होते हैं, फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखे जा सकते, और उस स्क्रिप्ट में और उस फिल्म में भी ऐसे सीन की जरूरत नहीं होती है जी। जिन पे ए लिखा हुआ होता है। राइट। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर जबरन ऐसे सीन उन वेब सीरीज में डालते हैं, जबकि वो वेब सीरीज अच्छी होती हैं, बिना उसके वो हिट होती हैं, लेकिन फैमिली के साथ देखते देखते अगर ए लिखा हुआ सीन आ जाए तो गैर जरूरी सीन, इसके पीछे क्या सोच होती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर की? मुझे ऐसे नहीं लगता कि कुछ ऐसा गैर जरूरी अगर है तो कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर डालेगा वैसा सीन। आई थिंक बिना रिक्वायरमेंट के नहीं ऐसा होता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे याद है 2 years बैक मैं एक स्क्रिप्ट कर रही थी, मैंने अपने डायरेक्टर को पूछा कि ये सीन क्यों, तो उसने मुझे बताया शुरू से, मतलब फिर उसने मुझे बिठाया कि कंचन आप बैठो, मैं बैठी, फिर उन्होंने मुझे शुरू से बताया कि ये सीन यहाँ आया तो क्यों आया। फिर उसके पहले मुझे भी लगता था हाँ ये सीन डाल देते हैं जबरदस्ती, क्या जरूरत है। फिर उन्होंने जब मुझे समझाया तब मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि अगर ये सीन डाला है तो क्यों डाला है। वहाँ जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी, जहाँ से वेब सीरीज हमारी शुरू हुई थी, वहाँ से उसका कनेक्शन है। हाँ, कुछ फिल्मों में कुछ सब्जेक्ट्स में करते होंगे तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, बट जो मुझे समझ आया, मुझे लगा कि हाँ, जहाँ जब तक जरूरी नहीं होगा, अगर कोई अच्छा डायरेक्टर है, एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर है, तो वो नहीं यूज करेगा वैसे सीन। आजकल के पॉलिटिशियंस के बारे में क्या सोच है? पॉलिटिशियंस हमारे बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिशियन कैसा होना चाहिए देश में? जो नई जनरेशन आ रही है पॉलिटिशियंस की, जी। उन नेताओं में क्या क्या खूबियां आपकी नजर से होनी चाहिए? आई थिंक अच्छा कर रहे हैं सब लोग, अच्छी चीजें हैं। मैं पॉलिटिक्स को लेके क्या कहूँ अच्छा चल रहा है, कितना देश चेंज हो रहा है। एंड मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना कुछ चेंज किया है, इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, उत्तर प्रदेश इतना चेंज हो गया है। मुझे तो लगता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में क्या जानती हैं आप? जी, मैं जानती हूँ कि उन्होंने मतलब बहुत अच्छा, सबसे पहला तो मैं फिल्मों की बात करूँगी क्योंकि फिल्मों से हूँ, कि उन्होंने सब्सिडी जो करी है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और नॉट बिकॉज ऑफ सब्सिडी, यहाँ की लोकेशन की वजह से। यहाँ जो एकदम अनछुई लोकेशंस है जो अभी तक यूज़ नहीं हुई हैं, तो लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी अगर हम 5 सबसे सफल फिल्में और शोज की बात करें, वो कौन कौन से रहे और कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? मेरी ओके, पहली फिल्म तो अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, वो आपको ऑफ कोर्स यूट्यूब में या किसी, आई थिंक प्राइम पे भी है वो, मैंने देखी नहीं, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। तो पहली फिल्म तो वही है मेरी, मैं उसमें भी दिख जाऊंगी। और बाकी अगर सोलो मुझे देखना चाहेंगे तो गन वाली दुल्हनिया है, शिमारू पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। वो भी हमने उत्तराखंड में शूट करी थी, उसके सॉन्ग्स गाने शूट किए थे, तो वो अवेलेबल है। भूत वाली लव स्टोरी, वो भी मेरी सिंगल सोलो लीड है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड अम्मा सीरियल देखना चाहेंगे विद शबाना आजमी मैम, तो वो आपको यूट्यूब पे सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। ZTV पे आया था, वो वीकेंड पे आता था, तो वो मिल जाएंगे। एंड लाल बत्ती अमेज़न पे अगेन आने वाला है, वो आप अगले साल देख पाएंगे। अगर ये मान के चलें कि आप ये चाहें किसी ऐसी हीरोइन जो हीरोइन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी आत्मा आपके अंदर आ जाए, तो ऐसी कौन सी हीरोइन है, ऐसी किस हीरोइन की आत्मा चाहेंगे आपके अंदर आ जाए? मैं सच बताऊं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी किसी की आत्मा मेरे अंदर आ जाए। हाँ, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो मेरी ही रहे, और किसी की आत्मा एक्चुअली किसी के अंदर आती भी नहीं है। हाँ, जो
ठीक है मतलब, लेकिन तब भी जोक में भी, मजाक में भी मैं नहीं चाहूंगी किसी की आत्मा मेरे अंदर है, मैं ऐसे अच्छी हूँ। आजकल की 5 बेहतर हीरोइन आप किसे मानती हैं? मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मर लगती हैं वो, एक्टिंग में, डांस में, वर्सेटाइल एक्टर हैं वो। माधुरी दीक्षित जी हैं। बाकी ऑफ कोर्स मीना कुमारी जी, उनको तो कोई भूल ही नहीं सकता। मधुबाला जी, कभी नहीं, नेवर। स्मिता पाटिल जी ऑफ कोर्स। तो ये सारे लोग मतलब ऑफ कोर्स मेरे दिल के बेहद करीब हैं। मैं बहुत मानती हूँ, मैं उनको बहुत मतलब पूजती हूँ एक तरीके से। मुझे लगता है कि इतना अच्छा काम किया। मैंने अभी रिसेंटली साहब बीवी गुलाम देखी एंड मीना कुमारी जी को अगेन देखा। ऐसा नहीं है पहले नहीं देखी थी। गुरुदत्त साहब का 100 ईयर्स एनिवर्सरी चल रहा था, तो पीवीआर ने फिल्में रिलीज़ करी थी, री रिलीज़ करी थी, तो मैंने बड़े थिएटर, बड़े पर्दे पे देखी एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। उस टाइम पे गुरुदत्त साहब का क्या डायरेक्शन था, मीना कुमारी जी की क्या एक्टिंग थी, मतलब आई वॉज लाइक बस ऐसे देखते जाओ देखते जाओ। तो ये सारे लोग बहुत दिल के बेहद करीब हैं एंड मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा करूँ, आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ। और सनी लियोनी एडल्ट कंटेंट बनाती थी, एडल्ट फिल्मों में आती थी, जी बॉलीवुड में आई, हिट हुई, जी तो उनकी इस कामयाबी को देखकर आपका क्या सोच है? क्या एडल्ट मूवी की तरफ रुख करना चाहिए बॉलीवुड हीरोइनों को? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो सनी लियोनी जी का वो अपना चॉइस था और वो करती थी, ऑफ कोर्स करती थी, और उन्होंने उसके बाद भी बहुत अच्छी फिल्में दी हैं। विक्रम भट्ट सर की एक फिल्म करी थी मुझे याद है, और उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट भी दिए हैं जहाँ तक मुझे एडल्ट कंटेंट कितना बिकता है? ओके, शायद डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कैमरे के सामने रहने वाली हूँ, तो इतना आइडिया नहीं है मुझे कितना बिकता है, कैसे बिकता है, आई हैव नो आइडिया। नहीं, जो लोग एडल्ट कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनका फ्यूचर, उनका भविष्य कैसा मानती हैं आप? कितने सक्सेस हो पाते हैं वो लोग? अब अगेन उन्होंने अपनी लाइन कहाँ तक खींची हुई है कि मेरा सक्सेस रेट ये है, 4 बंगले बना लिए, मेरा सक्सेस रेट ये है, तो अब उन्होंने कहाँ पर अपना सक्सेस डिसाइड किया हुआ है ये तो शायद वही जाने। अगर आपको कोई मूवी ऐसी ऑफर होती है जी, जैसी सनी लियोनी फिल्में किया करती थी, आप करेंगी क्या ऐसे? सनी लियोनी कैसी फिल्में? एडल्ट मूवी करती थी। एडल्ट मूवीज तो बाद में उन्होंने नहीं, एडल्ट फिल्म किस फिल्म की बात करें आप? पॉर्न फिल्मों की बात पॉर्न करें? फिल्मों की मैं नहीं, बात पॉर्न फिल्में मैं क्यों करूंगी? सनी लियोनी पॉर्न फिल्मों से आई? नहीं, वो आई, उन्होंने जी। बाद में नहीं किया, वो पहले करती थी। जो एक्ट्रेस पॉर्न फिल्में करती हैं, जी, नहीं कोई भी porn film- उन्हें जो भी करती हैं तो जी। उन्हें क्या सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है सनी लियोनी की तरह? नहीं, आई थिंक सारे लोग इतने लकी नहीं होते होंगे, बट सनी लियोनी जी की बात करूं तो काफ़ी मेहनती हैं। उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है। भोजपुरी फिल्मों में हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट होता है भोजपुरी फिल्मों जी। में। आपको कोई ऑफर मिला? भोजपुरी फिल्मों का हाँ शुरू में मिलता था, पर क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, वो लैंग्वेज में शूट ही नहीं करना था एक्चुअली, तो मैंने नहीं किया। रीजनल मूवीज में? रीजनल मूवी मैंने अभी करी है, वो फिल्म मेरी फ्लोरिडा जा रही है, मैं बताना भूल गई उसका कुछ तो नाम है, माटी तेरे आंगन की समथिंग, तो वो हिंदी और अवधी मिला के मैंने लखनऊ शूट किया है एंड इट इज़ लाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इट्स अ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म, तो बहुत अच्छी फिल्म है, 25 मिनट्स की है, तो वो जा रही है वॉशिंगटन। शॉर्ट फिल्म्स का क्या स्कोप देखती हैं नए अदाकारों के लिए आप? शॉर्ट फिल्म शायद आपको अगर आप शॉर्ट फिल्म करते हो तो शायद थोड़ा सा और एक्टिंग में, अपने अभिनय में मैच्योर हो जाते हो, क्योंकि आपको करने को मिलता है, आप कुछ सीखते हो अगर नए लोग ऐसा करते हैं तो। मुझे भी शुरू में खैर आई एम तो ब्लेस्ड, मुझे भगवान जी की कृपा से पहली फिल्म ही मिल गई थी विक्रम भट्ट साहब की, बट ये करनी चाहिए, मुझे अभी भी ऑफर होती है, अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगती है मैं करती हूँ, मैं मना नहीं करती, काम के लिए कभी मना नहीं करती। क्या नए आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट वगैरह पे डिस्कशन करने पे
डायरेक्टर की नाराजगी का सामना करना पड़ता है? नॉट एट ऑल। अब एकदम ही कोई नया होगा जिसे एक्चुअली एंगल भी नहीं पता है, वो डायरेक्टर को समझा रहा है तो बुरा तो लगेगा ना। कभी आपके साथ हुआ कि डायरेक्टर ने आपको डांटा हो? नहीं, मैंने कभी समझाया ही नहीं, क्योंकि मैं किसी भी सेट पे होती थी, मैं खुद ही सीख रही होती थी। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपको सेट पे काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो? नहीं नहीं, मैंने अपने थॉट्स ज़रूर शेयर किए, मैंने अपने विचार व्यक्त किए, कि सर अगर आप इसको इस तरह से शूट कर रहे हो, अगर हम ऐसे शूट करें तो मुझे याद है एक प्रोजेक्ट में डायरेक्टर को पसंद भी आया था, तो ही वॉज लाइक कंचन यू आर तो वेरी क्रिएटिव। मैंने कहा नहीं सर, जस्ट आई एम ट्राइंग कि शायद ऐसा हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे अच्छे थॉट्स रखते हो और आइडिया आपका क्रिएटिव है तो चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर, वो मानता है। अगर आपको किसी पॉलिटिकल फिल्म में एक्टिंग करनी हो जी। तो किसका किरदार करना चाहेंगे? इंदिरा गांधी नाम। अगर हम कुछ पुराने नेताओं की बात करें, वर्तमान की नहीं, तो कौन कौन नेता पसंद है आपको और क्यों? ओके। वैसे तो मुझे इंदिरा गांधी जी का जो भी बायो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो भी समझा है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी लेडी थी कि हर चीज़ करने की ताकत रखती थी। तो मैं तो उनका किरदार निभाना चाहूँगी कभी भविष्य में मिला तो। किस डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा है? मुझे सारे डायरेक्टर के साथ काम करना है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबका सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे प्रकाश झा सर हो गए और विक्रम सर हो गए, सबका जोन अलग अलग है। तो मुझे लगता है अगर मैं सबके साथ काम करूँगी तो मुझे सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। एंड मुझे ना वो हंगर है किस चीज़ की, सीखने की। तो मुझे लगता है मुझे सबके साथ काम करना चाहिए। बंसाली सर के साथ कभी मौका मिला तो बड़े बड़े सेट्स, वो लहंगा, वो मुझे तो वो ऑफ कोर्स एक सपना है, ज़रूर पूरा होगा भगवान जी ने चाहा तो वो एक करने का एक ये है। तो मुझे लगता है हर डायरेक्टर के साथ आप कुछ अलग सीखते हो। कौन कौन से सपने अभी पूरे होने बाकी हैं आपके? तो बहुत सारे बाकी हैं। नहीं बस मैंने बताया ना, जैसे सपने, तो सपना सबसे पहला सपना वही था लखनऊ से मुंबई का। एंड बाकी चीज़ें हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं। एंड आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल, रियली। अंत में मैं चाहूँगा कि जो लड़कियाँ जी फिल्मी दुनिया में, वेब की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, जी। ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को आप मार्गदर्शन दें। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं मार्गदर्शन दूँ, पर ये ज़रूर बता सकती हूँ कि किसी भी चीज़ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके दिल में कोई इच्छा है, जैसे मैंने कहा ना, आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, तो अगर कुछ करना चाहते हो तो उसकी तैयारी करो, प्रॉपर ऑडिशन दो अपने। और अभी ऑडिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है, आप ऑनलाइन अपना ऑडिशन बना सकते हो, भेज सकते हो, तो वो करो। बट किसी भी चीज़ की ना जल्दबाजी मत करो कि अरे मैंने ऑडिशन दिया था। मैंने कितने ऑडिशन दिए, मैं फ़ेल हो गई हूँ, सच बताऊँ, ये असली बात है। मतलब अब तो मैं अब उतने नहीं, शुरू में मैंने इतने ऑडिशन दिए हैं और मैं हर ऑडिशन में फ़ेल हूँ। किसी ने कहा यू डोंट लुक ग्रेट, योर हाइट इज़ लाइक थोड़ी सी कम, योर हेयर इज़ कर्ली। तो मैंने बहुत कुछ सुना है और मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ। तो मुझे लगता है आप जो हो आप उसमें खुश रहो, और कुछ भी करना चाहते हो उसके लिए प्रयासरत रहो, बट धीरे धीरे, किसी भी चीज़ की जल्दी मत करो। तो बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते हैं, मुझे भी मिलते ही रहते हैं आए दिन। अभी तो रिजेक्शन इज़ वेरी कॉमन। अभी कुछ हो जाता है ना तो हमें लगता है अरे अच्छा मैं पास हो गई, ओके वेरी नाइस, थैंक यू गॉड। तो वैसे वाला है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ की जल्दबाजी मत करो, जो भी करना है अच्छे दिल से करो। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर सब बनते रहोगे। कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आई। थैंक यू सर। तो ये थी कंचन अवस्थी, जिन्होंने सीधे तौर पर एक नसीहत की कि अच्छा एक्टर, अच्छा सिंगर, अच्छा आर्टिस्ट बनने से पहले ज़रूरी है कि एक अच्छा इंसान बना जाए। जो अच्छा इंसान होगा तो वो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देगा भी और लेगा भी, क्योंकि मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और जो मानवता के धर्म पर चलता है वही इंसानियत की कद्र करता है। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।